अब ये समरी आपको पूरी सामने दी गई है। ये पूरा आप इस समरी को इसमें पेज वाइज इसको पूरा लिख लीजिएगा। ये करीब 7-8 पेज होंगे। पर हम आपको इस समरी को थोड़ा हिंदी में भी बता देते हैं कि ये नाटक में है क्या। एक्चुअली नाटक में दूसरी तरह चलेगा, लेकिन समरी दूसरी हो जाती है। यानी इसमें कौन सी घटना पहले आ रही है, कौन सी बातें पीछे हो रही हैं, उसके साथ साथ और क्या हो रहा है। हो सकता है इस समरी में आपको गौबो का कहीं नाम भी ना सुनाई पड़े, लेकिन वो भी इसी में नाटक में है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बस आप केवल एक समरी यहाँ पे सुन लीजिए। अब इसमें है, सबसे पहले स्टेज जो है वो वेनिस की एक सड़क पे खुलता है। वेनिस की एक सड़क जैसे दिखाई पड़ती है स्टेज पे, और उसमें हम देखते हैं कि एंटोनियो अपने 2 दोस्तों के साथ, सलारियो और सेलानियो के साथ वहाँ आता है और वो बहुत दुखी दिखाई पड़ता है। फिर सेलानियो उससे पूछते हैं क्यों इतने दुखी हो। एंटोनियो कहता है मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्यों दुखी हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस पृथ्वी पर दुखी का ही पात्र निभाने के लिए आया हूँ। और इसलिए वो लोग उसको चीयर अप करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हारे जहाज़ समुद्र में हैं, व्यापारिक जहाज़, और इसमें तुम्हारा माल लदा हुआ है, ये अभी तक आए नहीं हैं, इसलिए तुम्हें दुख है। हमको भी दुख होता, अगर हवा भी चलती तो हम सोचते कि तूफ़ान आ गया है समुद्र में तूफ़ान आ गया है, तुम शायद इसीलिए दुखी हो। इस तरीके से वो लोग हंसी मजाक भी करते हैं, एंटोनियो का मजाक भी उड़ाते हैं। और उसके बाद ये बताने की कोशिश होती है नाटक में शुरू में कि एंटोनियो एक रिच मर्चेंट है, उसके दोस्त हैं और उसके जहाज़ जो हैं वो इस समय समुद्र पर हैं। फिर उसके बाद नाटक में बेसानियो आता है, वो भी अपने 2 फ्रेंड्स के साथ आता है। बेसानियो एक बहुत ही स्पेंड थ्रिफ्ट आदमी है, वो भी मर्चेंट है, लेकिन उसके पास पैसे वैसे अक्सर रहते नहीं हैं क्योंकि वो एक स्पेंड थ्रिफ्ट है, पैसा बहुत उड़ाता है, खर्चीला है और एक एरिस्टोक्रेट भी है। तो उसके पैसे अक्सर ख़त्म ही हो जाते हैं और अक्सर वो फिर पैसों के लिए एंटोनियो पे ही डिपेंड करता है। तो वो आता है, वो आकर के बेसानियो और एंटोनियो जब मिलते हैं तो उसके 2 दोस्त जो एंटोनियो के थे वो विदा ले लेते हैं। फिर बाद में बेसानियो के भी दोनों दोस्त विदाई ले लेते हैं। और जब एंटोनियो और बेसानियो अकेले बचते हैं तब बेसानियो बताता है कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, मुझे 3000 डुकैट्स की आवश्यकता है, 3000 डुकैट्स चाहिए, क्योंकि मैं पोर्शिया से शादी करना चाहता हूँ। पोर्शिया जो कि बेलमोंट में रहती है। इस पर एंटोनियो कहता है कि पैसा तो मेरे पास इस समय रेडी मनी नहीं है, आई डोंट हैव द कैश, एंड सो यू कैन आस्क एनीवन ऑन माय क्रेडिट, मेरे क्रेडिट पर तुम वेनिस में किसी भी मर्चेंट से, यू कैन गो एंड आस्क टू एनी मर्चेंट इन वेनिस एंड आस्क मनी ऑन माय बिहाफ, ऑन माय क्रेडिट। बेसानियो इस बात पर तैयार हो जाता है क्योंकि एंटोनियो बहुत ही अच्छा व्यापारी है, सभी लोग उसको पसंद करते हैं। जो लोग भी उससे पैसे उधार पे लेते हैं उनसे वो या तो बहुत ही कम चार्ज करता है इंटरेस्ट, और या फिर बिल्कुल ना के बराबर ब्याज लेता है। इसलिए एंटोनियो की साख वेनिस में बहुत अच्छी है और इसीलिए वो कहता है कि जाओ मेरे क्रेडिट पर कहीं भी जाके पैसे ले लो, 3000 डुकैट। जब मेरे व्यापारिक जहाज़ आ जाएंगे तो मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे और मैं उसका 3000 डुकैट उस व्यापारी का चुका दूंगा। तो बेसानियो कहता है ठीक है, और बेसानियो पैसे मांगने के लिए शाइलॉक के पास जाता है। शाइलॉक, जो कि मैंने पहले ही पात्र में बताया है कि शाइलॉक एक बहुत ही दुष्ट यहूदी मर्चेंट है, ज्यू है और मर्चेंट है और एक माइज़र भी है, कंजूस है। वो एंटोनियो से दुश्मनी रखता है क्योंकि एंटोनियो बहुत ही कम ब्याज लेता है, जबकि शाइलॉक चाहता है कि ब्याज खूब बढ़ चढ़ करके लिया जाए ताकि लोगों से खूब पैसे ऐंठे जा सके। और इसीलिए मार्केट में एंटोनियो उसका दुश्मन है, व्यापारिक दुश्मन भी है, वैसे भी दुश्मन है क्योंकि ये शाइलॉक एक ज्यू है और एंटोनियो एक क्रिश्चियन है। तो इसकी 2 तरफा दुश्मनी है और इसलिए ये उसको बेसानियो को पहले पैसा देने से इनकार कर देता है। फिर बेसानियो
कहता है कि ये एंटोनियो के बिहाफ पे वो पैसा लेना चाहता है। फिर कुछ सोच करके शैरलॉक कहता है ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, लेकिन एंटोनियो को भी बुलाओ, कोई एंटोनियो के सामने ये बात होगी। फिर एंटोनियो उसके सामने जाता है और पैसे के लिए बेसानियो उससे कहता है, तो शार्लॉक कहता है मैं पैसे नहीं दूंगा। फिर एंटोनियो उससे कहता है कि क्योंकि तुम तो मेरे दुश्मन हो, शार्लॉक ये कह के। तो एंटोनियो कहता है ठीक है, दोस्त की तरह ना सही दुश्मन की तरह ही पैसे दे दो। तो वो कहता है शार्लॉक कि मेरे पैसे तो तुम लोगे, ब्याज तो तुम लेते नहीं हो, ऐसा करो एक ये सिंपल सा बॉन्ड है, एक रुक्का है, इस पर साइन कर दो। और वो उस पर साइन करवा लेता है एक बॉन्ड पे, जिस बॉन्ड में ये लिखा रहता है, बॉन्ड मतलब होता है बंधन एक तरह से, तो वैसे सरकारी कागज़ इसे कह सकते हैं। तो उस बॉन्ड पे ये लिखा रहता है कि 3 महीने के लिए 3000 डुकैट्स दिए जा रहे हैं एंटोनियो को। यदि ये 3 महीने के अंदर ना चुकाए जा सकें तो 1 पाउंड फ्लैश एंटोनियो के शरीर से काटा जाएगा। इस बॉन्ड को पढ़ करके भी एंटोनियो तब भी साइन कर, जबकि उसको बेसानियो एक बार रोकता भी है, लेकिन फिर भी एंटोनियो इस पे साइन कर देता है। इसलिए साइन कर देता है क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि उसके जहाज़ वापस आएंगे ही और उसके पास इतना पैसा रहेगा ही कि 3000 क्या, अरे 3 महीने क्या, उससे भी पहले वो उन पैसों को दे देगा। ठीक है, अब इधर बेसानियो जाने की तैयारी करने लगता है। वो पोर्शिया किससे मिलना चाहता है और जाने की सब तैयारी करने के लिए वो एक डिनर देता है वेनिस में, जिसमें वो शार्लॉक को भी बुलाता है। सभी एंटोनियो को तो बुलाता ही है, बाकी अपने सभी दोस्तों को बुलाता है। उसी बीच में शहर में एक प्रोसेशन निकलता है। प्रोसेशन मतलब जैसे प्रयागराज में चौकी निकलती है इलाहाबाद में दशहरे के अवसर पे, उसी तरह एक प्रोसेशन निकल रहा था, जिसमें लोग मास्क पहन करके, तरह तरह के मास्क पहन करके बाहर घूमते हैं। तो इसी प्रोसेशन में जब उधर डिनर के लिए, पहले तो जाना नहीं चाहता था शार्लॉक, क्योंकि वो क्रिश्चियन के साथ खाना नहीं खाना चाहता है, लेकिन फिर शार्लॉक जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने फिर वो गॉबो को, अपने नौकर को, लॉन्सलॉट को कुछ हिदायतें दे करके और उसके बाद चला जाता है। फिर लॉन्सलॉट और जेसिका बातें करते हैं कि ये, और लॉन्सलॉट भी हमें नाटक में बताता है कि उसको ये अपना मालिक पसंद नहीं है, अगर मौका मिले तो वो अपने मालिक को बदल देगा। और बेसानियो बड़ा अच्छा मालिक है क्योंकि वो बड़ा खर्चीला है, वो अपने नौकरों को बहुत अच्छी तरह रखता है, इसलिए वो बेसानियो का नौकर होना चाहता है। फिर वो क्या, और इसी बात पे वो कह रहा था कि अब मैं जा रहा हूँ। तो पोर्शिया कहती मैं भी इस घर में अब नहीं रहूँगी, अब मैं भी जाऊँगी। और वो चूँकि बेसानियो और एंटोनियो का एक दोस्त लोरेंजो, जो पोर्शिया का लवर है, वो और पोर्शिया, लोरेंजो और पोर्शिया दोनों मिल करके ये प्लानिंग करते हैं कि जब शार्लॉक खाने के लिए जाएगा डिनर पे बेसानियो के यहाँ, उसी समय ये लोग वहाँ से भाग जाएंगे। अपने घर से पोर्शिया भाग जाएगी एक लड़के के रूप में ड्रेस्ड होकर के। पोर्शिया अपने घर की खिड़की से एक लड़के के रूप में भाग जाती है और अपने घर से वो काफ़ी डुकैट्स और उसी के साथ काफ़ी हीरे जवाहरात भी लेकर के भाग जाती है। और लोरेंजो के साथ मिल करके बेसानियो के साथ, वो बेसानियो के साथ नहीं, वो लोग उसी प्रोसेशन में, वो जो चौकी निकल रही थी उसी में लोरेंजो के सामने भी निकलते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाता है। और इस तरीके से ये दोनों चले जाते हैं। ये भी क्वेश्चन में आता है कि लोरेंजो और जेसिका एपिसोड, जेसिका जो है वो उसकी लड़की है शार्लॉक की, तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोरेंजो और जेसिका एलोपमेंट एपिसोड, ठीक है, इस पर मतलब ये पूरी कहानी इस पर आप लिखिए। फिर इसके बाद एक और भी क्वेश्चन आता है बीच बीच में, वो है बॉन्ड स्टोरी। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि हाँ एंटोनियो है, बेसानियो ने मांगा, एंटोनियो ने के पास नहीं था, और उसके बाद वो शार्लॉक के पास मांगने गया, फिर आखिर में शार्लॉक ने उसको
दिया, लेकिन इस बॉन्ड पे साइन कराने के बाद। तो ये बॉन्ड स्टोरी है, ठीक है। अब बॉन्ड स्टोरी के बाद में मतलब और भी इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, लेकिन बाकी चीज़ें थोड़ा कम लिखनी है, बस बॉन्ड तक ज़्यादा रहना है। फिर इसके बाद जब जेसिका भाग जाती है लोरेंज़ो के साथ, उधर शार्लॉक वहाँ जाता है और डिनर में, और डिनर पूरा होता है। फिर उसके बाद वो आता है और पता लगता है उसे कि पोर्शिया जेसिका चली गई है। तो वो बहुत रोता कलपता है, वो अपनी बेटी से भी ज़्यादा अपने हीरे जवाहरात के लिए रोता है। उधर बेसानियो चला जाता है, बेसानियो का जाता है पोर्शिया के पास। अब इधर नाटक में पोर्शिया का दिखाया जाता है आगे कि पोर्शिया जो है वो पोर्शिया जा रही है और पोर्शिया अपने घर में है, उसके साथ उसकी एक मेड है, और ये बहुत ही रिच है बेलमोंट में, जो कि बेलमोंट थोड़ी दूर है, जहाज़ से वहाँ जाना पड़ता है वेनिस से। तो बेसानियो जहाज़ से बेलमोंट के लिए निकलता है, फिर वो पहुँचता है वहाँ पे, और बेसानियो और नेरिसा जो कि उसकी मेड है, उसकी साथी है, उसके साथ बातें करती है। और नेरिसा और पोर्शिया की बातों से हमें पता चलता है कि पोर्शिया के पिताजी ने पोर्शिया की शादी के लिए एक बड़ी अजीब कंडीशन रखी थी कि उन्होंने 3 कैस्केट मतलब यहाँ पे डिब्बे, 3 छोटे डिब्बे थे, और उन डिब्बों में और ये कहा था कि जिस व्यक्ति को पोर्शिया से शादी करनी होगी उसे, एक कंडीशन उनकी ये थी, उनकी और भी 2-3 कंडीशन थी। एक कंडीशन ये थी कि जिसको भी शादी करनी है वो इन 3 डिब्बों में से एक डिब्बा खोलेगा, और जिसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट निकल आएगा उसी से पोर्शिया के साथ उसी आदमी से पोर्शिया का विवाह होगा। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो आदमी संभावित दूल्हे के रूप में आता है और कैस्केट को सेलेक्ट करता है, यदि वह गलत सेलेक्ट कर लेता है तो वो जीवन में फिर दोबारा कभी किसी और लड़की को प्रपोज नहीं करेगा, ठीक है। और इस वजह से ये नेरिसा और ये लोग बातें करते हुए बताती हैं कि कई लोग वो लोग रिडिक्यूल करती हैं हर उस व्यक्ति को जो स्टीरियोटाइप है, जो एक सांचे में ढला हुआ है। वो लोग सब चीज़ का मजाक उड़ाती हैं उसी में एक फ्रेंचमैन का मजाक उड़ाती हैं, एक लॉर्ड का मजाक उड़ाती हैं, पता नहीं और कई लोग हैं उसमें। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ जो कैस्केट चूज़ करने वाले आते हैं, कहानी में हम आपको बता दें कि सिर्फ 3 लोग सामने चूज़ करेंगे नाटक में। एक है प्रिंस ऑफ मोरक्को, क्योंकि वो पात्र में है, देखा आपने, प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ एरागन, और फिर तीसरा बेसानियो। तो ये दोनों आपस में बातें करते हुए बताती हैं कि प्रिंस ऑफ मोरक्को आया हुआ है और वो कैस्केट चूज़ करना चाहता है। और तो पोर्शिया जो है, पोर्शिया कहती है, पोर्शिया को ये इस तरह बताते हुए दिखाया जाता है कि उसका मन तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने पिता की ओबीडियंट चाइल्ड है, और इसलिए वो प्रिंस ऑफ मोरक्को को चूज़ करने के लिए दे देगी कैस्केट। उस कैस्केट को जिसके ऊपर ये इंस्क्रिप्शन है, दैट मीन्स इट इज़ रिटन ऑन द कैस्केट, उस डिब्बे पर ये लिखा हुआ है कि उस हर डिब्बे पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, लेकिन प्रिंस ऑफ मोरक्को ने वही डिब्बा चूज़ किया जिस पे लिखा था व्हाट एवरी मैन डिज़ायर्स, जिसको सभी आदमी जिसकी इच्छा करते हैं। और ये सोने का डिब्बा होता है, गोल्ड कैस्केट होता है, और इसको वो चूज़ करता है। इसको चूज़ करने के साथ ही उसके अरमान सारे टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि इस डिब्बे में एक खोपड़ी निकलती है जो कि, और इसमें ये भी लिखा रहता है हर चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अब आपको ये याद होगा कि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, और ये कहावत कहाँ से आई है, इसी द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक से आई है, ठीक है। और इसे शेक्सपियर ने लिखा है। इससे पहले जहाँ एंटोनियो एक जगह कहता है कि ये पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है और हम सब इसमें पात्र हैं और अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं, मैं एक दुखी का रोल प्ले करने के लिए आया हूँ। ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है। फिर
इस तरीके से प्रिंस ऑफ मोरक्को चला जाता है। यहाँ थोड़ा कॉमिकल भी है, थोड़ा इसमें हमें मज़ा भी आता है। फिर इसके बाद उसमें प्रिंस ऑफ एरागन है। प्रिंस ऑफ एरागन जब सेलेक्ट करता है तो वो सिल्वर कैस्केट सेलेक्ट करता है और उसके अंदर से एक बेवकूफ़, एक इडियट की पिक्चर निकल कर के आती है। और उसके ऊपर जो डिब्बे के ऊपर इंस्क्रिप्शन था पहले, उसमें लिखा था कि जो सभी जो आदमियों, जो हर आदमी इच्छा करता है, पहले सभी की इच्छा थी, सभी आदमियों की, और वह अब एक आदमी की इच्छा कि जिसकी खुद की जो इच्छा है वो इसमें है। और जब वो निकलता है, उसके जब वो डिब्बा खोलता है तो उसके अंदर पोर्ट्रेट नहीं निकलता, उसकी बजाय उसमें एक इडियट, एक बेवकूफ़ का चित्र निकल आता है। और इस तरीके से प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ एरागन दोनों ही निराश हो जाते हैं। फिर इसके बाद बेसानियो आता है। बेसानियो जो कि एक बार बहुत पहले बेलमोंट जा चुका होता है एक सोल्जर के रूप में, और उस समय पोर्शिया उसको पसंद कर रही थी। वही बेसानियो फिर आता है तो नेरिसा और पोर्शिया दोनों मिल के बातें करती हैं कि अरे ये तो वही पुराना है, और वहाँ पोर्शिया की बातों से लगता है कि पोर्शिया बेसानियो को पसंद करती है। लेकिन क्योंकि फिर यही बात कि वो अपने पिता की ओबीडियंट चाइल्ड है और इसीलिए वो अपने से निर्णय नहीं लेती, लेकिन वो चाहती है कि बेसानियो राइट कैस्केट को, सही डिब्बे को ही चूज़ करे। और क्योंकि वो डरती है कि बेसानियो कहीं गलत डिब्बा ना चूज़ कर ले, इसलिए वो उसको बार बार रोकती है, और रोकते रोकते 3 महीने बीत जाते हैं लगभग। और इस तब बेसानियो इंसिस्ट करता है कि नहीं, मुझे सही डिब्बा मुझे चूज़ करने दो, क्योंकि जो होगा वो देखा जाएगा। और इस तरह करके वो डिब्बे को चूज़ करता है। उसी बीच में हम नेरिसा को देखते हैं कि बेसानियो के साथ वहाँ पे ग्राशियानो भी गया हुआ है, और वो नेरिसा को पसंद करने लगता है। तो उसी बीच फिर बेसानियो डिब्बे को चूज़ करता है, और वो चूँकि इस बात से डिसेप्टेड नहीं होता है कि वो डिसेप्शन में बिलीव नहीं करता है, जो चीज़ सामने खूब दिखाई दे तड़क भड़क के साथ, इसलिए वो गोल्ड और सिल्वर को छोड़ करके और लेड के डिब्बे को, शीशे के डिब्बे को चूज़ करता है। और खुशी की बात, पोर्शिया मनी में डर रही थी, लेकिन उसी डिब्बे के अंदर इसका पोर्ट्रेट निकलता है, पोर्शिया का पोर्ट्रेट। और इस बात से बेसानियो और पोर्शिया और नेरिसा और ग्राशियानो और जितने भी लोग हैं वो सभी बहुत ओवरजॉयड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि सभी चाहते थे कि बेसानियो से ही शादी हो। यहाँ पे थोड़ा आयरनी भी है कि बाकी सब इतने अमीर हैं, पोर्शिया इतनी अमीर है, और फिर उसके बाद बेसानियो एक बेकार सा आदमी जो पैसे मांग के लाया है, वो उसको पसंद करती है, और वो वहाँ पे सही भी हो जाता है। तो इस तरह से ये थोड़ा ड्रामेटिक है, और ड्रामा में अगर कुछ बड़ा ड्रामेटिक एलिमेंट ना आए तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा, शायद इसलिए शेक्सपियर ने इसको बड़ा कलरफुल वे में लिखा है। फिर उसके बाद फिर इसके बाद दो कपल्स की एंगेजमेंट होती है, बेसानियो की पोर्शिया के साथ और ग्राशियानो की नेरिसा के साथ। इधर वेनिस में क्या हो रहा था इस बीच में कि एक अफवाह फैलती है कि एक तो शैलॉक बहुत दुखी था अपनी बेटी के भाग जाने से, दूसरा फिर एक अफवाह फैलती है